अपनी कौन सी बुक चल रही है? अर्थशास्त्र में सांख्यिकी 11th क्लास की। उसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर चल रहा है? 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर का नाम क्या है? आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण। आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत अपन ने कौन कौन से टॉपिक देख लिए हैं? टॉपिक कौन कौन से हैं? टोटल 5 टॉपिक है। प्रस्तावना पढ़ लिया अपन ने, आंकड़ों का पाठ्य विषय प्रस्तुतीकरण पढ़ लिया, आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण पढ़ लिया, आंकड़ों का सारणी तथा सारणी के अंग भी पढ़ लिया अपन ने। अब क्या है? आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतीकरण, उसमें भी एक पढ़ लिया है ज्यामिति। ज्यामिति पढ़ लिया है। उसके बाद अब जो टॉपिक है अपना, ये जो टॉपिक है इसमें एक बार आपस से एक्सप्लेन कर देती छोटी छोटी चीजें। प्रस्तावना के अंतर्गत कितने पॉइंट पढ़ने के लिए कहीं अपनी जो बात हुई थी, वो आंकड़ों के प्रकार 3 प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पाठ्य विषय या वर्णनात्मक प्रस्तुतीकरण, सारणीबद्ध और आरेखीय। आरेखीय में सिर्फ एक ही हुआ, चित्र बनाकर इस तरीके से ग्राफ बनाकर, वो आरेखीय। सारणी बनाई जाती है आंकड़ों का। पाठ्य विषय प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत क्या देखा अपन ने? ऐसी चीज जो मतलब इतनी है, इतनी तारीख को ये चीज हुई, उसके बाद इतने बच्चे थे, इतने बच्चे आए, इतने बच्चे नहीं आए, इतने लोग यहाँ गांव में थे, इतने लोग चले गए, इतने लोग नहीं है, ये चीजें बता दो तो ये खत्म हो गया। ठीक है। अब है आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण। सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण में क्या है? इस तरीके से सारणी बनाकर उसको प्रस्तुत किया जाता है। इसके भी 4 होते हैं। कौन कौन से? गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक और स्थानिक। गुणात्मक के अंतर्गत क्या होता है? इसमें जाति, सामाजिक स्थिति, भौतिक स्थिति, राष्ट्रीयता, इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद मात्रात्मक में क्या है कि इसमें वर्ष बताया, जैसे वर्षों के समूह है, आयु है। तो 20 से 40 में कितने बच्चे हैं, है ना। मतदाताओं की संख्या कितनी है? 3 है। उसको फिर प्रतिशत में निकाला तो 0.555। फिर है 30 और 40 के बीच में कितने हैं? 61 लोग हैं। 61 में तो 11.25, 25 40 से 50 के बीच में कितने? 132, 24.3535। ठीक है। 50 से 60 के बीच 153, 28.24। 60 से 70 के बीच में 140, 25.83। 70 से 80 के बीच में 51, 9.41। 80 से 90 के बीच में 2, 0.47। तो ये अपन इस तरीके से सारणी बना सकते हैं। फिर अपना कौन सा? कालिक। कालिक कौन सा होता है? समय के आधार पर। इसमें देखो जैसे वर्ष लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 1995, 96, 97, 98, 99, 100, सॉरी 2000। क्या है? चाय की दुकान पर 1995 से 2000 तक वार्षिक बिक्री कितनी हो रही है? वो कितनी हो रही है यहाँ पर? 79.2, 81.3, 82.4, 80.5, 100.2, 91.2। फिर है ये हो गया। अब है स्थानिक वर्गीकरण। स्थानिक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या होता है? जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो स्थान के आधार पर प्रयुक्त किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व में कुल निर्यात की भागीदारी कौन सा देश कितनी कर रहा है? यूएसए कितनी कर रहा है? 12.5 कर रहा है। जर्मनी कितनी कर रहा है? 2.4। यूरोपीय संघ 10.9, यूके 3.1, जापान 2.2 और रूस 0. चीन, हाँ रूस 0.7, चीन 7.4, 4.7 है। और है ना पश्चिमी एशिया कितनी? 15.3, शेष एशिया 29.4 और अन्य 18.8। टोटल कितनी हो रही है? 100। ये देखा। फिर क्या है? आंकड़ों का सारणीकरण तथा सारणी के अंग। मतलब सारणी के कौन कौन से अंग होते हैं और है ना सारणीकरण किस तरीके से? इस तरीके से पूरी सारणी बनाई जाती है, जिसमें सबसे पहला होता है, क्या होता है? सारणी की संख्या। जिस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में अपन को आंसर लिखने से पहले क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी होता है, वैसे ही सारणी की संख्या लिखना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर लिखी 4.5। फिर शीर्षक मेन रीजन किस रीजन से बना रहे हो तो पता होना चाहिए। बिना रीजन के कोई सारणी बनती नहीं। तो यहाँ पर रीजन क्या है? लिंग एवं अवस्थिति के अनुसार श्रमिकों एवं गैर श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या, श्रमिक और गैर श्रमिकों के आधार पर। फिर है उपशीर्षक। इसके नीचे जो स्तंभ में दिया होता है वो कौन सा है? उपशीर्षक। उसके बाद अवशीर्षक या पंक्ति शीर्षक। पंक्ति शीर्षक ये पंक्ति के शीर्षक आ गए, ये किसके आ गए? पंक्ति के शीर्षक। फिर है सारणी का मुख्य भाग। सारणी का ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है? मुख्य भाग क्या आ गई। फिर है माप की इकाई, जो ये योग आ गया वो सारी क्या आ गई? माप की इकाई आ गई। उसके बाद क्या है? स्त्रोत ये कहां से लिया गया है तो स्त्रोत का पता होना चाहिए। बिना स्त्रोत के कोई भी सारणी नहीं बनती। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार। उसके बाद लास्ट से क्या है टॉपिक इसके अंतर्गत अपना? टिप्पणी। टिप्पणी भी लिखनी पड़ती है। संख्याओं को निकटतम करोड़ों में पूर्णांकित किया गया। किसमें किया गया? ये करोड़ में। ये जो इकाई दिख रही है तुम लोगों को 38, 36, 74, 15, 13, 28, 53, 49, 200, 102, ये सारी किसमें है? करोड़ों में। सबके पीछे करोड़ करोड़ लगा सकते हो तुम लोग, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ऊपर लिख दिया है यहाँ पर करोड़ कोष्टक में इसलिए। अब क्या है अपना? आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतीकरण।
आरे के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत मैंने तुम लोगों को बता दी थी, इसके अंतर्गत भी कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती है। इसमें आरेख मतलब इस तरीके से ग्राफ बनाकर, ये जो ग्राफ दिख रहा है तुम लोगों को, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, इस तरीके से आरेख बनाकर तुम लोगों को बताया जाता है कि कैसे क्या हुआ। जो ये सारणी है अपन को कौन सी, यही वाली सारणी, इसी सारणी को किस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बनाकर बताया जाता है, ताकि क्या है, कितना है, ज्यादा हुआ कम हुआ, तुम ये ग्राफ देखकर सीधा पता लगा लो। यो कर करके ग्राफ करके बता दिया जाता है, तो वो कौन सा, आरेख के प्रस्तुतिकरण, मतलब सारणी नहीं बनाई जा रही, पहले सारणी बना दी, सारणी बनाने के बाद क्या कर दिया, उसी सारणी का जो सारांश आया उसके आधार पर क्या किया, इस तरीके के ग्राफ बनाए, ताकि तुम लोग ग्राफ देख के ही पता कर लो इस सारणी में कौन सा क्या है, कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है, इतना सारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़े और तुम देख के सीधा पता लगा सको और टाइम भी बचत हो जाए, इसलिए ये किया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो अपने जो है आरेख के प्रस्तुतिकरण, आरेख के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत कौन कौन सी है, कई प्रकार के आरेख बनाए जाते हैं, ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख और अंकगणितीय आरेख। उसके अंतर्गत ये ज्यामितीय आरेख जो था अपन ने देख लिया था, इसके अंतर्गत एक बार वापस बता देती हूँ, दंड आरेख तथा वृत्त आरेख ज्यामितीय आरेख की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो दंड आरेख और वृत्त आरेख, कौन सा, बार और पाई, पाई डायग्राम दोनों किसमें आते हैं, आरेख की श्रेणी में, ज्यामिति में आते हैं। दंड आरेख 3 प्रकार के होते हैं, सरल दंड आरेख और बहुदंड आरेख तथा घटक दंड आरेख। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। इसके अंतर्गत दंड आरेख के अंतर्गत ये बता दिया था मैंने तुम लोगों को, ये पूरा हो गया था दंड आरेख किस तरीके से बनाया जाता है। इसके अंतर्गत ये सारणी भी बता चुकी थी मैं तुम लोगों को, ये भी हो चुका था। अब दंड आरेख से बाकी था, वो बता देती हूँ मैं। बहुदंड आरेखों का प्रयोग चित्र 4.2, चित्र 4.2 कहाँ है, ये वाला 4.2, ठीक है, में 2 या 2 से अधिक आंकड़ों समुच्चयों की तुलना के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, 2, मतलब ये देखो 2 तरह के दिख रहे हैं तुम्हें, एक ये देखो हल्की दिख रही है और ये गहरी दिख रही है, मतलब 2 तरीके की चीजें बताई जा रही है। मतलब इसका ये है, जैसे तुम लोगों ने जनसंख्या के बारे में पढ़ा है, जिसमें ये बता दिया जाता है कि 2001 की जनसंख्या इतनी थी और 2011 की जनसंख्या जब की गई तब इतनी है, मतलब या 2015 की जब जनसंख्या की गई तो कितनी है, इतनी है। तो मतलब इन चीजों में कोई अंतर तो आया होगा, इसमें ज्यादा होगी, इसमें कम होगी, कुछ तो हुआ होगा। तो इनको क्या करते हैं, अलग अलग ग्राफ के तौर पर बताया जाता है। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर अलग बताया जा रहा, तो भाई पहले में इतनी थी, सेकंड में इतनी, मतलब बड़ी, अगली बार कम हुई होगी, कहीं ज्यादा हुई होगी, यहाँ पर हर जगह बढ़ ही रही है अभी तक। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें बताई जाती है। उदाहरण के लिए विभिन्न वर्षों में आय और व्यय या आयात और निर्यात या विभिन्न विषयों पर विभिन्न कक्षाओं में प्राप्त किए गए अंक। क्या विभिन्न कक्षाओं में, जैसे तुम लोग अब आगे की कक्षाओं में जाओगे तो भी बढ़ेगा। उसके बाद आयात निर्यात में भी क्या होता है कि अपना जब बिजनेस शुरू करते हैं तब तो ठीक चलता है, फिर बाद में बढ़ता ही है या कम होता है, तो किस रीजन से कम होता है तो ग्राफ के माध्यम से अपन बता सकते हैं। तो वही है कि यहाँ पर ज्यादा कम बताया जा रहा है। जैसे तो अपनी ये सारणी थी, ठीक है, यहाँ पर 2001 की बताई गई, यहाँ 2011 की बताई गई। बताइए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कितनी है, देखो 70, उसके बाद कितनी है 59, कम हुई, बट यहीं पे पुरुषों में देखो 70 और 75 ज्यादा बढ़ी, तो यहाँ पर देखो 70 और 75 बढ़ गई ज्यादा। तो ऐसे ही आगे चलता रहेगा, कहां से कहां जा रही, कहां से कहां जा रही। बट यहाँ पर अभी किसकी 50 कहाँ आ रहा है, 50 ये रहा। यहाँ पे स्त्रियों के बारे में बताया गया, किसके बारे में बताया गया, स्त्रियों के बारे में। कैसे पता चला, 50 यहाँ पर है ना स्त्री में, 50.4, तो 50 यहाँ पर ही है, देखो 50 यार यहाँ पर आ रहा है, टच हो रहा, तो स्त्री के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद 2011 में स्त्रियों की कितनी है, 50.7, सॉरी 59.4, तो ये 60 से थोड़ा सा नीचे आ गया। उसके बाद अगला क्या है 54.6, और यहाँ पर कितनी है 67.3, कितनी है 54, मतलब 50 से ऊपर, और ये कितनी है 60 से ऊपर, हो गए इस तरीके से बताया। उसके बाद वापस क्या है 33.1 और 53.3, 33 पॉइंट, अगले में क्या है 33 ये रहा, देखो 3 से ऊपर 33 और 53 पॉइंट ऊपर। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनाया गया है, जिसमें ये चीजें बताएगी कि कहां से कहां तक चल रही है। मतलब 2001 में इतनी थी और 2011 में इतनी हुई, तो कितना चेंजेस हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लड़कियों की जनसंख्या में स्त्रियों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है नहीं हो रही, वो आरेख के तौर पर बताया गया, ऐसे पता चल गया। देखते अब मैंने पूछा पंजाब में क्या हो रहा है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बढ़ोतरी हो रही है कि कमी हो रही है, तो क्या हो रहा है, अपन ने देख लिया बढ़ोतरी हो रही है, कितनी हो रही है, ये
64 होगी लगभग, 60 से ऊपर थी, अब 70 हो गई, ये बोलेंगे अपन। तो इस तरीके से अपन को सीधा पता चल जाता है ग्राफ देख के ही कि हाँ बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, क्या हो रहा है। तो इसलिए अपन क्या होता है, बहुदंड आरेख किसमें बनाते, किसके लिए बनाते हैं, अपन को दो चीजें कंपेयर करनी होती है तब। अब नॉर्मल दंड आरेख बनाते हैं, उसके अंतर्गत इस तरीके का आरेख बना दिया जाता है, और बहुदंड आरेख के अंतर्गत क्या होता है कि दो चीजों के बीच कंपेयर करते हैं, तब बहुदंड आरेख का यूज किया जाता है। अब है घटक या दंड आरेख, इसके अंतर्गत क्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है ना, यहां से यहां तक लिखना। घटक दंड आरेख 4.3 चार्ट जिन्हें उप आरेख भी कहा जाता है का प्रयोग विभिन्न घटकों जैसे ऐसे तत्व या भाग जिनमें वस्तुओं का निर्माण होता है के आकारों की तुलना करने के लिए तथा इन घटकों तथा उनके विभिन्न भागों के संबंधों पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। किस पर किया जाता है, पहले तो अपन देखते हैं 4.3 सारणी किस बात के लिए दी रखी है अपन को, ये कौन सी है 4.3 सारणी क्या है, इसमें कौन सा घटक है, सारणी का स्रोत क्या है 4.7 वाला। बिहार के एक जिले में प्राथमिक स्तर पर नामांकन, मतलब बिहार में जिले में प्राथमिक स्तर पर नामांकन जो हो रहा है वो कितने प्रतिशत हो रहा है, छात्र कितने कर रही है, छात्राएं कितनी कर रही है, और सभी कितने कर रहे हैं, छात्र मतलब लड़के, छात्राएं मतलब लड़कियां, और सभी मिलकर कितना कर रहे हैं वो बताया गया है घटक आरेख में। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया कौन से तत्व है क्या है वो देख लिया। अपन सीधा उदाहरण पे जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी के लिए विभिन्न उत्पादकों की बिक्री से प्राप्त धन किसी मतलब किसी से प्राप्त धन भी हो सकता है, किसी प्ररूपी भारतीय परिवार के व्यय की मदद जैसे खान पान, किराया, द्वारा, दवा, शिक्षा, बिजली आदि घटक, आय और व्यय के लिए बजट, परिव्यय, जनसंख्या, श्रमिक के घटक आदि घटक दंड आरेखों को सामान्य उपयुक्त छायाओं या रंगों से भरा जा सकता है। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो दंड बनाया जा रहा है उसमें ऊपर नीचे होता है, अगर एक ही दंड के अंतर्गत बताया जाता है, जो घटक में डिफरेंस आ रहा है, मतलब इस तरीके से कितने हैं यहाँ पर एक ही दंड है, बट इसमें देखो दो कलर अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब क्या है आरेख तो एक ही बनाया पर बढ़ोतरी हो रही है, मैंने कहा यहीं पे बता दिया, मतलब यहाँ पर अलग से थोड़ा सा ऊपर कॉलम करके उसको अलग से बता दिया ताकि मेरे को पता चल जाए हाँ इसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर इतनी कमी थी, अब यहाँ पर इतनी कितनी, यहाँ पर पॉइंट्स भी लिख रखे देखो बराबर 17.32.0, यहाँ पर पॉइंट्स लिख रखे 8.5, यहाँ पे कितने हैं 41.4 है, कितने हैं 41.4, मतलब यहाँ पर इतनी बढ़ोतरी हो रही है ये बता दिया गया, और कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस करके बता दिया गया। इतना समझ में आ गया तुम लोगों के ये कैसे हुआ। सबसे पहले तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, जो नॉर्मल आरेख है अपना कौन सा, सबसे पहला दंड आरेख है। दंड आरेख कौन सा बन रहा है, दंड आरेख है ना, सबसे पहला क्या टाइप है दंड आरेख। दंड आरेख में कौन सा है सरल दंड, सरल दंड में सिर्फ इसी तरीके के दंड बन रहे हैं जिसमें एक ही है, कोई कंपेयर कर नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ नॉर्मल चीजें बता दी। अब क्या है बहुदंड आरेख, बहुदंड आरेख में क्या है दो चीजों के बीच कंपेयर किया जा रहा है, दोनों चीजों का ग्राफ बनाया जा रहा है उसको साथ में कंपेयर किया जाता है। और घटक दंड आरेख के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, घटक जो दंड आरेख है उसमें अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि जो 100% है अपना, हर चीज का कितना परसेंट होता है 100% होता है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है ये 91.5 है, तो ये क्या है 8.5। अब 91.5 मैंने लिखा यहाँ 91.5 और यहाँ पे 8.5 दोनों को